नमस्कार बच्चों। कल मैंने आपको सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ाया था। आज उसी पाठ को आगे बढ़ाएंगे। मैंने कल आपको कई प्रकार के सूक्ष्म जीव पढ़ाए थे और बताया था कि ये हमारे लिए लाभदायक भी हैं और हानिकारक भी हैं। तो आज मैं सूक्ष्म जीवों से होने वाले लाभ के बारे में आपसे चर्चा करूँगा। आपको बताऊँगा कि कौन से सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक हैं और वो कहाँ कहाँ काम आते हैं। जैसे बच्चों, सबसे पहले प्रतिजैविक दवाएं। ये वो दवाइयाँ होती हैं जो हमारे शरीर में कुछ सूक्ष्म जीव जो प्रवेश कर जाते हैं, जैसे जीवाणु होते हैं और हमें हानि पहुंचाते हैं। तो हम जीवाणुओं से ही ऐसी दवाइयाँ बना लेते हैं जो उनको दूसरे जीवाणुओं को मार देती हैं और हम स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसी दवाइयों को हम प्रतिजैविक, प्रति मतलब एंटी और जैविक मतलब जीवाणु, जीवाणुओं के एंटी, उल्टे। तो वो क्या होते हैं, दूसरे जीवाणुओं को मारकर हमें स्वस्थ कर देते हैं। इसमें जैसे कुछ जीवाणुओं से होने वाली बीमारियां, टीबी है, हैजा है, टाइफाइड है, ये हमें हो जाते हैं। तो हम बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं, जैसे पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन हमें कहाँ से मिलती है? फफूंदी से मिलती है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन एक अलग प्रकार का जीवाणु है जो हमें प्राप्त होता है पदार्थ जीवाणुओं से। तो इससे भी हम पेनिसिलिन बनाते हैं। पेनिसिलिन बहुत कारगर दवाई है, प्रतिजैविक, बहुत अच्छी प्रतिजैविक है। और क्लोरिन यह हमें शैवालों से प्राप्त होती है, ये भी एक बहुत अच्छी प्रतिजैविक दवा है। तो इस प्रकार हम एक जीवाणु से दूसरे जीवाणुओं को नष्ट करके अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। अनेक दवाइयाँ हमने बनाई हुई हैं। इस प्रकार आता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बच्चों, आप जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस उपस्थित है बहुत अधिक मात्रा में। पौधे इस नाइट्रोजन गैस को सीधे रूप में नहीं ले सकते, इसलिए पौधों की जड़ों में कुछ गांठें होती हैं जिनमें राइजोबियम नाम का एक जीवाणु होता है जो वायु की नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में बदल देता है और उस नाइट्रेट को पानी में घोलकर पौधे आराम से ले सकते हैं। एजोबैक्टर भी एक ऐसा ही जीवाणु है। और धान यानी चावल की खेती में हम लोग नॉस्टॉक, एनाबीना, साइटोनिया, ऑक्सीलेटोरिया, ऐसे बहुत सारे जीवाणु हैं जिनका हम उर्वरक बनाते हैं, खाद बनाते हैं और पौधों को उससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जीवाणु के द्वारा होता है। कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। बच्चों, आप लोग अपने चारों तरफ देखते हैं कि जब भोजन बच जाता है, सड़ जाता है, तो उसे आप फेंक देते हैं, या कभी कभी कोई जीव मर जाता है तो उसे आप दबा देते हैं, फेंक देते हैं। वो जीव, जब आप मान लें कोई जीव आप मिट्टी में दबा दीजिए, कुछ दिन बाद वो वहाँ से गायब हो जाएगा। ज़्यादातर जीव जो होते हैं या खाने के पदार्थ होते हैं वो कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं। ये कार्बनिक यौगिक, कुछ जीव ऐसे होते हैं, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं छोटे छोटे, जो उन्हें खा जाते हैं। जैसे आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, कुकुरमुत्ता है, फफूंदी है। ये सब मृत जीवों को या कार्बनिक यौगिक जो सड़ रहे हैं उन्हें खा जाते हैं और इन्होंने हमारी पृथ्वी को बनाया हुआ है स्वच्छ। इन्हें हम अपघटनकर्ता भी कह सकते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो हमारी जो पृथ्वी है सड़े गले पदार्थों से पूर्ण रूप से भर जाएगी। इसके बाद जीवाणुओं का अगला प्रयोग है भोजन के रूप में। भोजन के रूप में भी हम जीवाणुओं को लेते हैं, जैसे यीस्ट। यीस्ट में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। जो आप जलेबी खाते हैं तो उसमें मैदा को पहले भिगोकर उसमें थोड़ा यीस्ट मिलाकर उसे रख दिया जाता है, तो वो धीरे धीरे सड़ने लगती है और उसमें यीस्ट की मात्रा बढ़ने लगती है। तो जलेबी जो हम खाते हैं उसमें बहुत अधिक मात्रा में यीस्ट होता है और वो हमारे लिए प्रोटीन के रूप में हमें लाभदायक भी है। इसके बाद कुछ और भी कवक हैं, जैसे एगेरिक, बारकेला। इनको हम सब्जी के रूप में खाते हैं। और जो दही खाते हैं आप, उसके अंदर भी जीवाणु होते हैं, ठीक है ना। उद्योग धंधों में भी हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने भी बताया, आपको डबल रोटी बनानी है तो यीस्ट का प्रयोग करना पड़ेगा, जलेबी बनानी है तो यीस्ट का उपयोग करना पड़ेगा। और भी बहुत सारे उद्योग धंधे हैं, जैसे चमड़ा उद्योग है, उसमें भी हम
तंबाकू उद्योग है, सिरका बनाना है। सिरके में देखते हैं आप लोग गांव के बच्चे हैं, गांव सिरका कैसे बनता है, मटके में गन्ने का रस भर दिया जाता है और फिर उसे उसमें एक दो चीज़ें और डालते हैं, उसे बंद करके आप रख देते हैं। तो वायु में जो उपस्थित जीवाणु होते हैं वो गन्ने के रस को धीरे धीरे सड़ा देते हैं और फिर उससे सिरका बनता है। सिरका बहुत लाभदायक पदार्थ है बच्चों, बहुत अच्छी खाने की चीज़ है, ये शरीर को स्वस्थ रखती है। सभी बच्चों को इसे खाना चाहिए। सिरके के अचार या थोड़ा बहुत सब्जी में डालकर इसे हमें खाना चाहिए। तो और भी बहुत सारे चाय का उद्योग है, चमड़े का उद्योग है, दुग्ध उद्योग है, दूध दही बनाने का, इन सारे उद्योग धंधों में भी हम जीवाणुओं का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार मैंने इस टॉपिक में आपको बताया कि इन सभी स्थानों पर हम किस प्रकार जीवाणुओं का लाभ ले सकते हैं। अब बच्चों, सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव। सूक्ष्म जीव जहाँ हमें लाभ पहुँचाते हैं वहाँ हमारे लिए ये अत्यंत हानिकारक भी हैं। इनसे हमें अनेक बीमारियाँ हो जाती हैं, जैसे टीबी, टाइफाइड, हैजा, ये सब सूक्ष्म जीवाणुओं से या सूक्ष्म जीवों से होने वाले बीमारियाँ हैं। जैसे दाद नामक रोग ट्राइकोफाइटॉन तथा माइक्रोस्पोरस नामक कवक के द्वारा होता है। जंतुओं में अनेक रोग जैसे भेड़ का एंथ्रेक्स रोग बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु से होता है। पौधों में अनेक रोग जैसे नींबू का कैंकर रोग है, ये जैंथोमोनास नामक जीवाणु से होता है। आलू की पचेथा अंगमारी नामक रोग फाइटोफथोरा इन्फेटेंस नामक कवक द्वारा, गेहूं का काला किट पक्सीनिया नामक कवक द्वारा होता है। सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। राइजोपस, म्यूकर आदि कवक रोटी, ब्रेड, अचार, मुरब्बा आदि को नष्ट कर देते हैं। और क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनस नामक जीवाणु खाद्य पदार्थों को विषाक्त कर देते हैं, विष में बदल देते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जैसे थायोबैसिलस डिनास्ट्री फेकेंस नाइट्रेट को नाइट्रोजन तथा अमोनिया में बदल देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम होती चली जाती है। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि कुछ सूक्ष्म जीव दीमक है, लकड़ी को नष्ट कर देती है। और जैसे पालीपोरस कवक लकड़ी के कटे हुए भाग पर उगकर उसे सड़ा देता है। इस प्रकार मैंने आपको जीवों से होने वाले रोग और हानियों के बारे में बताया। अब इससे बचा कैसे जा सकता है, इससे बचने के हम कुछ उपाय आपके साथ साझा करते हैं। सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव मैंने आपको बता दिए। अब हम बताएंगे कि सूक्ष्म जीवों से कैसे बचा जा सकता है। जैसे चमड़ा उद्योग है, जब चमड़े को लाया जाता है तो उसमें बहुत सारे जीवाणु चिपके होते हैं, तो उसे वो नष्ट कर देते हैं। उससे बचाने के लिए क्या करते हैं, एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रम होता है टैनिंग। टैनिंग एक प्रक्रम है जिससे चमड़े को कुछ रासायनिक पदार्थों के विलयन में डुबाया जाता है, जिससे वो जीवाणु हट जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं और चमड़ा खराब होने से बच जाता है। इसके बाद लकड़ी को सूक्ष्म जीवों से कैसे बचाया जाए, तो हम उस पर पेंट कर सकते हैं। पेंट करने से लकड़ी जीवाणु से बच जाएगी। इसके बाद भोजन को कैसे बचाया जाए, भोजन को आप रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। रेफ्रिजरेटर में आप जानते हैं ताप बहुत कम रहता है और कम ताप पर जीवाणुओं की वृद्धि बहुत धीमी या रुक भी जाती है। तो इस प्रकार हम अपने भोजन को फ्रिज में रखकर काफ़ी समय तक प्रयोग में ला सकते हैं। इसके बाद आता है भोज्य पदार्थों को उबालकर। एक विधि पाश्चरीकरण जो लुई पास्चर ने हमें दी थी। पाश्चरीकरण में क्या करते हैं, हम दूध को लगभग 62 डिग्री सेल्सियस पर लगभग आधे घंटे तक उबालते हैं, जिससे उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी जीवाणु होते हैं, वो सब मर जाते हैं और फिर दूध काफ़ी समय तक उपयोग में लाया जा सकता है। इसके बाद भोज्य पदार्थों को हम उबाल लें। उबाल कर भी जीवाणु को नष्ट करके हम अपने भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रख सकते हैं। कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग छिड़काव कर सकते हैं, हम खेतों में भी करते हैं, घरों में भी कर सकते हैं, जिससे सूक्ष्म जीव हमें
हानि ना पहुंचाए। इसके बाद अगला टॉपिक आता है सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियां। जैसे कि मैं अभी हानियों के बारे में बात कर रहा था और अनेक बीमारियां हमें हो जाती हैं, तो मैं एक चित्र की सहायता से इन बीमारियों की एक टेबल आपको दिखाना चाहता हूं। आप सभी इसे ध्यान से देखें। देखिए भाई, अगर ये आपको दिखाई दे रही है सही से, जूम करके आप बच्चों को दिखा सकते हैं अच्छे से। ये सारी बीमारियां हैं, ये टेबल है, इस पर जूम कीजिए थोड़ा सा, और ताकि बच्चे इसे अच्छे से देख सकें। जूम हो गया, सभी बच्चों को अच्छे से दिखाई दे रहा है। इस टेबल को आप अपनी कॉपी में बना लेंगे और जीवाणुओं से होने वाली बीमारियों को आप देख सकते हैं भली भांति। इसका टेबल कॉपी में बना लें और इन्हें याद भी कर लें। इस प्रकार जीवाणुओं से होने वाली बीमारियों को हम जान सकते हैं इस टेबल के द्वारा। अच्छे से दिखाई दे रहा है भाई, तो अच्छे से देख लें इसे। आप चाहें तो इस पर आप स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना आता है तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर आप इन बीमारियों के बारे में पढ़ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इन पर अधिकतर प्रश्न आते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको इतना ही पढ़ाना चाहूँगा। कल इसके आगे का पार्ट मैं आपको पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।